आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। और उस फैक्ट का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये? चलो इसे समझने के पहले एक सिचुएशन को अज्यूम करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक सरफेस है जो कि दो डिफरेंट मीडियम को अलग कर रहा है, और वो मीडियम है रेयर मीडियम एयर और दूसरा है डेंसर मीडियम क्लास। तो डेफिनेटली जो मेरा डेंसर मीडियम है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर होगा और पहले वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा, यानी कि इसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यानी अज्यूम कर लो कि तुम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, वेर तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से, और देखने में भी लग रहा है कि ये ग्लास है ये एयर है तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से एक लाइट को हम ट्रैवल करवा रहे हैं और ये ट्रैवल करते 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 जा रहा है और इस सरफेस पर टकराता है। टकराने पर यहां एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ये एक एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली। लेकिन जैसे ये इस सरफेस को क्रॉस करता है ना, तो ये अपने नेचुरल टेंडेंसी के वजह से, अपने नेचुरल प्रॉपर्टी के वजह से ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाता है, क्योंकि इसके स्पीड में कमी आती है, क्योंकि इसके स्पीड में बढ़त होती है। क्योंकि इसका स्पीड बढ़ जाता है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में तुम देखो कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये डेफिनेटली छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मान लो कि हम इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, यहां पर देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और इंक्रीज कर गया, तो उसके कंपैरिजन में उसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा? डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इधर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो उधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट? ठीक है, चलो एक और केस को अज्यूम करो कि हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर दिए। अब देखो क्या है कि इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ ज्यादा ही इंक्रीमेंट हुआ है, और इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो देखो बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल हो गया है, इस सरफेस के ऊपर में आ गया है देखो। और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री हो गया है। है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते गए और एक ऐसा केस आता है जब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो मेजरमेंट है ये 90 डिग्री हो गया। तो पता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही नाम है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके चलते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाए, वैसे एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, या वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, राइट? चलो अब थोड़ा सा ऐसा तुम अज्यूम कर लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और इंक्रीज कर गया है, तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हारा ये जो
इसके पहले तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे जो कि इस सरफेस के ऊपर में था, इसके पैरेलल था बिल्कुल, तो वो अब क्या करेगा, डेफिनेटली वो उस सरफेस के नीचे आ जाएगा, सरफेस के नीचे आ जाएगा। यानी कि जिस मीडियम से लाइट का रे इंसिडेंट किया उसी मीडियम में दोबारा लाइट का रे वापस आ जाएगा। डेफिनेटली यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। जितने अमाउंट का लाइट का रे मेरा इंसिडेंट किया उतना ही अमाउंट का लाइट का रे मेरा रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम मीडियम में। और पता है ये केस कब होता है, ये तब होता है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा कर दें क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में। पता है इस केस को क्या कहते हैं, जब मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है और जिसके चलते सारा अमाउंट ऑफ लाइट का रे रिफ्रैक्ट ना करके रिफ्लेक्ट करने लगे, तो इस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बड़े ही मजे की बात तुम्हें बताते हैं। देखो, अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ग्लास और एयर। तुम क्या कर रहे हो कि ग्लास मीडियम से यानी कि डेंसर मीडियम से एक लाइट का रे को इंसिडेंट करवा रहे हो और ये लाइट का रे रिफ्रैक्ट करने के बाद डेफिनेटली एयर मीडियम में थोड़ा ज़्यादा एंगल के साथ रिफ्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस कंडीशन में कुछ अमाउंट ऑफ लाइट का रे रिफ्लेक्ट भी करता है? क्या तुम्हें पता है ये बात? डेफिनेटली नहीं मालूम होगा कि 96% लाइट का रे अगर रिफ्रैक्ट करता है तो लगभग 4% लाइट का रे रिफ्लेक्ट भी करता है विथ एंगल ऑफ आर, जहां पर आई का वैल्यू आर के वैल्यू के बराबर होगा। एग्जैक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर हम इस केस को अभी अज्यूम करें फिलहाल, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी लाइट का रे ना तो रिफ्रैक्ट किया, थोड़ा भी नहीं, ये 96% अगर रिफ्रैक्ट करता है ना, तो इस केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इस केस में 1% भी लाइट का रे रिफ्रैक्ट नहीं किया। टोटल यानी कि 96 + 4 = 100% लाइट का रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में। इसी के चलते, इसी टर्म के चलते इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड इसी से आया है कि यहां पर कोई भी परसेंटेज जो है लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं करता, टोटल लाइट का रे जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आई होप तुम्हें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी समझ में आ चुका होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, यानी सिंपल बात है कि पिछले वाले में अगर एंगल ऑफ आई मान लो हम लिए थे 45 डिग्री और इसके वजह से अगर एंगल ऑफ आर मेरा 90 आ जाए, तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कह देंगे, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कह देंगे क्रिटिकल एंगल यानी कि सी। तो क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल नहीं है, ये इंसिडेंट एंगल भी कहा जाता है, जो कि एग्जैक्टली इसलिए क्रिटिकल एंगल कहलाता है क्योंकि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि तुम इसी एंगल को एक्सीड कर गए, सपोज कर लो तुमने 47 डिग्री या फिर 50 डिग्री कर लिया या फिर 60 डिग्री कर लिया, तो क्या होगा कि मेरा जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, ये एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही नहीं रहेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, जो कि एग्जैक्टली बराबर होगा जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। यानी कि अगर मेरा इंसिडेंट एंगल है 47 डिग्री तो ये भी 47 डिग्री होगा। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है 50 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री होगा। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाएगा। तो आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। देखो, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हम लाइट के रे को हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ट्रैवल करवाएंगे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सरफेस के बाउंड्री में। ठीक है, तो जब टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम of higher refractive index when it is incident on a boundary with another medium of lower refractive index at an angle greater than the critical angle, then it is called total internal reflection। कि जब कोई लाइट एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ट्रैवल करते करते आ रही है और जब वो इंसिडेंट करती है एक बाउंड्री पर, एक सरफेस पर, किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट करती है, ठीक है, और एक ऐसा मीडियम जिनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले के कंपैरिजन में कम है, और एक ऐसे एंगल के साथ जिसका मेजरमेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सारा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस केस को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो एक केस हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिला कि एंगल ऑफ आई जो है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, एंगल ऑफ सी के, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ऐसे केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ आर मेरा होगा 90 डिग्री, जब ऐसा केस होगा। ठीक है, तो हमें स्नेल्स लॉ से एक बात मालूम है कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहां पर फर्स्ट मीडियम किसको बोला गया पता है, फर्स्ट मीडियम बोला गया है उस मीडियम को जिस मीडियम से लाइट का रे ट्रैवल करते हुए सेकंड मीडियम में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम को यहां पर कहा गया है N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम के लिए, ये डेंसर मीडियम के लिए बोला गया है, और ये कहा गया है रेयरर मीडियम के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम एक बात पुट करेंगे कि साइन ऑफ एंगल आई का वैल्यू है C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर का वैल्यू कितना है, एंगल आर का वैल्यू है 90 डिग्री, तो 90 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ऑल राइट, नेक्स्ट होगा साइन ऑफ C डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, और वी कैन से दैट साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को बताता है कि मेरा फर्स्ट मीडियम जो है वो अगर कम हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम हुआ फर्स्ट मीडियम का, तो मेरा क्रिटिकल एंगल का मेजरमेंट भी कम होगा, और अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ज़्यादा हुआ तो क्रिटिकल एंगल का मेजरमेंट भी ज़्यादा होगा। यानी कि द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, द स्मॉलर इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर। ऑलराइट, तो आई होप आज के वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।